नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इसमें केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, ये बिहार एसआई के लिए वीडियो है। और आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो ये बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि सारी एग्ज़ाम्स को मिलाकर के ही क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरी वीडियो देखें और आप एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि केमिस्ट्री से सवाल आते हैं, आप उन सब के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न हैं और उनसे संबंधित सारे फैक्ट्स जो आप लोग देखिएगा। सबसे बेहतरीन बात इस वीडियो का वही है कि आप लोग का सारा सब्जेक्ट ही पूरा कवर हो जाएगा इन प्रश्न के माध्यम से। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है। जो खेत में खरपतवार होता है, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास होता है, ये सभी को नष्ट करने के लिए कौन से क्या बोल रहे हैं, पादप हार्मोन। जैसे कि ऑप्शन ए है IBA, ऑप्शन बी है IAA और ऑप्शन सी है 2,4-D और ऑप्शन डी है IBS। तो ये खरपतवार नाशी है ये सभी जो है। तो इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी है जो कि नष्ट करता है खरपतवारों को? इसका आंसर हो जाएगा C2,4-D। तो अभी इन सब के बारे में जान लेते हैं कि कौन क्या है। जैसे कि 2,4-D इसको बोला जाता है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, यह एक सिंथेटिक ऑक्सीन है जो एक शक्तिशाली शाकनाशी के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, यह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों द्विबीजपत्री में तेजी से और असामान्य वृद्धि के कारण बनता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह अनाज यानी कि कोटाइलडोनस जैसे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान कम पहुंचाता है। मतलब कि ये जब कोई फसल लगा रहता है उसमें जैसे कि खरपतवार लग जाता है ना, उसको नष्ट करने के लिए इस रासायनिक का उपयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है कि खाद्य फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आईबीए क्या है? इसको इंडोल 3-ब्यूटिक एसिड कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कटिंग में जड़ वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, कटिंग के बाद जड़ वृद्धि में बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यह एक प्राकृतिक ऑक्सीन है, लेकिन पर्यावरण में इसके तेजी से अपघटन के कारण इसका व्यावसायिक शाकनाशी के रूप में व्यापक रूप से नहीं किया जाता है। आईबीएस क्या है? तो यह एक सामान्य पादप हार्मोन नहीं है जिसका उपयोग खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खरपतवार का नियंत्रण के लिए नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए है मेनेजाइट, ऑप्शन बी कट गया है, ऑप्शन सी रेत और ऑप्शन डी फेल्डस्पार। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में इसका क्या आंसर हो सकता है। अच्छा, तो ऑप्शन बी ही होगा, वहां से कट गया, जो कि चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। तो चीनी मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। इस सूत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले काओलिनाइट ओलिनाइट से भरपूर चट्टानों को चीनी मिट्टी या काओलिन कहते हैं। इसका व्यापक रूप से कागज, रबर और पेंट जैसे उत्पादों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग कागज, रबर और पेंट जैसे उत्पादों में किया जाता है। मेनेजाइट यह एक मैग्नीशियम सिलिकेट जो कि और ऑप्शन है सिलिकेट खनिज है। इसका सूत्र MgFe2SiO4 होता है। रेत यह मुख्य रूप से सिलिका यानी कि SiO2 से बनी होती है। रेत सिलिका से बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फेल्डस्पार एल्यूमिनियम सिलिकेट का एक समूह है। फेल्डस्पार एल्यूमिनियम सिलिकेट का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? ऑप्शन है नाइलॉन, पॉलीथीन, बैकलाइट, टेफ्लॉन। सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाइलॉन। नाइलॉन एक पॉलीएमाइड बहुलक है क्योंकि इसमें दोहराए जाने वाले एमाइड CONH लिंकेज होते हैं। ये हेक्सामेथिलीन
हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड की संघनन प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। पॉलीथीन एथिल से बना एक बहुलक है। बेकेलाइट बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और टेफ्लॉन, ये तीनों जो ऑप्शन है उन सब के बारे में दिया गया है। तो टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या PTFE एक विशेष प्लास्टिक है जिसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है। रासायनिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को परिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और ऑप्शन डी है बोसॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूट्रॉन। रासायनिक गुण धर्मों को परिवर्तित रखे बिना परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन जोड़े जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन। अब इन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन ये विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को बदले बिना परमाणु के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं। इसलिए जब आप एक न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो तत्व वही रहता है लेकिन उसका समस्थानिक बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, नाभिक में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये नाभिक में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने या हटाने से तत्व के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। प्रोटॉन को नाभिक में जोड़ने से प्रोटॉन की संख्या बदल जाती है जिससे तत्व का परमाणु क्रमांक बदल जाता है और यह एक नया तत्व बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चार्ज होता है और प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज होता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की है। ऑप्शन ए है फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया, ऑप्शन बी है बेसेमर प्रक्रिया और ऑप्शन सी है सुगंधीकरण और ऑप्शन डी है किण्वीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। चलिए फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोजन H2 के मिश्रण, जिसे संश्लेषण गैस या सीन गैस कहते हैं, को उत्प्रेरक की उपस्थिति में तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। इन हाइड्रोकार्बन को बाद में सिंथेटिक पेट्रोल के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है। यह विधि विशेष रूप से जर्मनी और जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोयले और वैकल्पिक स्रोतों से ईंधन बनाने के लिए विकसित की गई थी। और जो अगला ऑप्शन में बेशुमार है, यह एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पिघले हुए कच्चे लोहे से कार्बन और अन्य अशुद्धियों को हटाकर इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा बेशुमार विधि द्वारा स्टील यानी कि इस्पात बनाया जाता है। इसका पेट्रोल के निर्माण से कोई संबंध नहीं है। सुगंधीकरण, यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गैर सुगंधित अग्रदूतों से सुगंधित हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन बनाए जाते हैं। यह पेट्रोल रिफाइनिंग का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन यह स्वयं पेट्रोल का निर्माण की एक पूर्ण सिंथेटिक विधि नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं किण्वीकरण क्या है। तो यह एक चयापचय प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से एथेनॉल जैसे जैव ईंधन के उत्पादन में उपयोग की जाती है। ध्यान रखिएगा एथेनॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे गन्ने से एथेनॉल बनाना, ना कि सीधे तौर पर जीवाश्म आधारित पेट्रोल के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों आबंध किस अणु में होते हैं। दोनों आबंध किस अणु में होते हैं। ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H4, ऑप्शन सी है NH4Cl। ये ऐसे होगा CH, ये 4 नीचे हो जाएगा, C2H4 और NH4Cl और HCl। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C NH4Cl। NH4Cl यानी कि इसको अमोनिया क्लोराइड कहा जाता है। अणु में आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। अमोनिया आयन NH4+ के भीतर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होते हैं। ध्यान रखिएगा अमोनिया के भीतर यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंध होता है। ये सवाल बन सकता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि अमोनिया आयन NH4 और क्लोराइड आयन Cl- के बीच आयनिक बंध होता है। ध्यान रखिएगा अमोनिया और क्लोराइड आयन में आयनिक बंधन होता है क्योंकि दोनों ही आयन है।
सहसंयोजक बंध क्या है? तो अमोनिया आयन में NH4 प्लस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच के इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बनता है। आयनिक बंध धनात्मक अमोनियम आयन NH4 और ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क का संद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? अयस्क का संद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन बी है झाग उत्प्लावन, ऑप्शन सी है भर्जन और ऑप्शन डी है पिगमेंटेशन। तो अयस्क का संद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है पूछ रहा है, नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर है सी भर्जन। भर्जन के अलावा बाकी सभी विधियों द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। अयस्क का सांद्रण भर्जन विधि द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक धातु शोधन प्रक्रिया है, ना कि अयस्क को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इससे धातु का शोधन किया यानी कि धातु की शुद्ध करने की यह प्रक्रिया है और अयस्क को शुद्ध करने की प्रक्रिया यह नहीं है। चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन, पिगमेंटेशन सभी अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं, जबकि भर्जन अयस्क को धातु में परिवर्तित करने का एक चरण है। ध्यान रखिएगा, भर्जन में क्या होता है, अयस्क को धातु में परिवर्तित किया जाता है। अब देख लेते हैं चुंबकीय पृथक्करण के बारे में। इस विधि में अयस्क और अशुद्धियों के बीच चुंबकीय गुण में अंतर का उपयोग किया जाता है। झाग उत्प्लावन, यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां अयस्क के कण अशुद्धियों की तुलना में अधिक जलरोधी होते हैं। भर्जन के बारे में तो अभी हम लोग जानेंगे। पिगमेंटेशन, यह विकल्प गलत है, इसको हटाइए। सही विधि निक्षालन है, जिसमें अयस्क को एक उपयुक्त विलायक में घोला जाता है। पिगमेंटेशन में क्या होता है, अयस्क को एक उपयुक्त विलायक में घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले रेडियो सक्रियता का शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए इसका गायब हो गया है, यही आंसर होगा। ऑप्शन बी मैरी क्यूरी और ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी ब्रोगली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हेनरी बेकवेरेल। रेडियो धर्मिता का सबसे पहला प्रयोग और कौन किया था? तो हेनरी बेकवेरेल। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि रेडियो धर्मिता की घटना की खोज हेनरी बेकवेरेल ने की थी, लेकिन इस नई परिघटना का वर्णन के लिए सबसे पहले रेडियो धर्मिता शब्द का प्रयोग मैरी क्यूरी ने किया था। ध्यान रखिएगा, इसकी खोज तो किया था हेनरी बेकवेरेल ने, लेकिन ये जो शब्द है रेडियो धर्मिता, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग मैरी क्यूरी ने किया था। रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने बाद में इन किरणों का अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों से विभाजित किया और रेडियो धर्मिता को तत्वों के स्वतः स्फूर्त रूपांतरण के रूप में समझाया। डी ब्रोगली, इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में काम किया और पदार्थ तरंगों का अवधारणा दी। इनका रेडियो धर्मिता से सीधा संबंध नहीं है। इनका क्या काम, इन्होंने क्या किया, तो क्वांटम यांत्रिकी क्षेत्र में काम किया और पदार्थ के तरंगों की अवधारणा दी। पदार्थ के तरंगों की अवधारणा डी ब्रोगली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक है, इसमें से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? ऑप्शन ए है KCl, ऑप्शन बी है BaO, ऑप्शन सी है CHCl और ऑप्शन डी है CaH2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी CHCl3। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। यह एक सहसंयोजक यौगिक है क्योंकि यह एक अधातु कार्बन और एक अन्य अधातु क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन की साझा से बनता है। KCl यह एक आयनिक यौगिक है। यह भी एक आयनिक यौगिक है क्योंकि पोटेशियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है, को एक इलेक्ट्रॉन देता है। BaO ये क्या है, आयनिक यौगिक है। CaH2 यह भी आयनिक यौगिक है, ये भी है CaH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम रेजिन और रबड़ के विलय के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है डाइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी है ट्राइक्लोरोमीथेन और ऑप्शन सी है कार्बिल एमीन और ऑप्शन डी है मिथाइल सेटिन। इसका आंसर हो जाएगा बी ट्राइक्लोरोमीथेन। उद्योग में वसा, मोम रेजिन और रबर के विलय के रूप में डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग किया जाता है। यह एक सामान्य विलायक है जिसका उपयोग निष्कर्षण और
क्रोमैटोग्राफी जैसी प्रक्रियाओं में होता है। ट्राइक्लोरोमीथेन यह भी एक विलायक है, लेकिन इसका उपयोग डाइक्लोरोमीथेन जितना व्यापक नहीं है। कार्बीएलिन यह एक यौगिक है, विलायक नहीं। इसका उपयोग मुख्य रूप से कार्बनिक संश्लेषण में होता है। मिथाइल सेटिल यह एक एस्टर है जिसका उपयोग ईत्र और स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थों को बनाने में के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप का मान होता है। परम ताप का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सी, ऑप्शन बी है -273 डिग्री सी, और ऑप्शन सी है 100 डिग्री सी, और ऑप्शन डी है 180 डिग्री सी। इसका आंसर हो जाएगा बी -273 डिग्री सी। परम ताप का मान -273 डिग्री सी होता है। परम शून्य वह न्यूनतम संभव तापमान है जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है और उसमें कोई ऊष्मा ऊर्जा शेष नहीं रहती है। इसे केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सेल्सियस पैमाने पर भी लगभग -273.15 डिग्री सी के बराबर होता है, जिसे आमतौर पर -273 डिग्री सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जर्कोनियम, और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जारकोनियम। जारकोनियम एक धातु का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु उद्योग में ईंधन छड़ों को बाहरी परत यानी क्लैडिंग बनाने के लिए किया जाता है। यह इस उपयोग के लिए आदर्श है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की सीमित क्षमता होती है और यह मजबूत होता है, जो ईंधन को जंग लगने से बचाता है और रेडियोधर्मी संदूषण को रोकता है। लेड, इसे सीसा भी कहा जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर विकिरण से परिरक्षण के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम या उसके मिश्र धातु का उपयोग विशेष प्रकार के रिएक्टरों में किया जा सकता है, लेकिन यह जार्कोनियम जितना व्यापक या आवश्यक नहीं है, विशेषकर ईंधन क्लैडिंग में के लिए। कोबाल्ट का उपयोग अक्सर रेडियोधर्मी ट्रेसर या चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है, लेकिन यह परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? हकल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? ऑप्शन ए है नेप्थिलीन, ऑप्शन बी है एंथ्रासीन, और ऑप्शन सी है मीथेन, और ऑप्शन डी है बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीथेन। मीथेन इसका सूत्र होता है CH4, एक सरल एल्केन है। ठीक, एल्केन है जिसमें केवल एक कार्बन परमाणु होता है। यह ना तो चक्रीय और ना ही समतलीय, और इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए यह एरोमेटिक नहीं है। यह एक गैर एरोमेटिक यौगिक है। हकल का नियम कहता है कि एक यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए चक्रीय समतलीय होना चाहिए और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जहां n एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि 0, 1, 2, 3 आदि है। नेफ्थिलीन यह एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां n बराबर 2 के लिए 4n+2 का नियम पालन करता है। यह चक्रीय और समतलीय है, इसलिए यह एरोमेटिक है। एंथ्रेसीन इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां n बराबर 3 के लिए 4n+2 नियम का पालन करता है। यह भी चक्रीय और समतलीय है, यह एरोमेटिक है। बेंजीन यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एक उत्कृष्ट एरोमेटिक यौगिक है, जहां n बराबर 1 के लिए 4n+2 नियम का पालन करता है। यह चक्रीय, समतलीय और पूरी तरह से संयुग्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु कक्षक है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ, ऑप्शन बी है अंडाकार कक्ष, ऑप्शन सी है वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, और ऑप्शन डी है परमाणु की कक्षा जहां नाभिक है। परमाणु कक्षा जहां नाभिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का अर्थ है। ऑप्शन ए समताप मंडल में ओजोन सांद्रता की कमी, ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन की मोटी परत में वृद्धि, और ऑप्शन डी समताप मंडल के ऊपरी परत में कार्बनिक अम्ल के सांद्रण में कमी। इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। ओजोन छिद्र समताप मंडल में ओजोन परत
में ओजोन की मात्रा में गंभीर कमी है, विशेष रूप से अंटार्कटिका के ऊपर। यह कोई वास्तविक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां ओजोन बहुत कम हो जाता है, जिससे सूर्य की हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण पृथ्वी तक अधिक मात्रा में पहुंचती है। इस क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जैसे रसायन का उत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के कच्चे माल से निकला जाता है। एल्युमिनियम किस कच्चा माल से निकला जाता है, यानी कि एल्युमिनियम का ये बताना है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एल्युमिनियम का अयस्क बताना है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है गैलेना, ऑप्शन बी है क्यूपराइट, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है सिनेबार। तो ये काफी इजी सवाल है, आप सब लोग कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है सी, बॉक्साइट। अब सभी तत्वों के अयस्क को हम देख लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट क्रायोलाइट, लोहा का हेमेटाइट मैग्नेटाइट, तांबा का कोल्कोपाइराइट क्यूपराइट और मैलाकाइट। अयस्क का मतलब होता है कि वह कच्चा माल जिससे कि हम लोग जिससे कि तत्व बनता है। जैसे कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, लोहा बनता है हेमेटाइट से, तांबा बनता है कोल्कोपाइराइट क्यूपराइट से। जस्ता जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड और जिंकाइट। सीसा गैलेना, पारा सिनेबार, सोना कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, चांदी अर्जेंटाइट हॉर्न सिल्वर, मैग्नीज पायरोलुसाइट, टीन कैसीराइट, यूरेनियम पिंच ब्लेड, सोडियम सेंधा नमक जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, चिली सॉल्ट पीटर, कैल्शियम चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट डोलोमाइट, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट कार्नेलाइट, कोबाल्ट स्टिबनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओ यानी कि पोलोनियम को आवर्त सारणी के किस आवर्त और समूह में रखा गया है? किस आवर्त और समूह में रखा गया है? छठे आवर्त और ऑक्सीजन समूह, पांचवें आवर्त एवं नाइट्रोजन समूह, चौथे आवर्त एवं कार्बन समूह, सातवें आवर्त एवं हाइड्रोजन समूह। इसका आंसर हो जाएगा ए, छठे आवर्त और ऑक्सीजन समूह। छठे आवर्त और ऑक्सीजन समूह। तो सभी समूह और आवर्त के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। समूह एक को क्षारीय धातु, जो समूह एक के सभी तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सारे तत्व होते हैं। समूह दो, इसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, एस्ट्रोटियम, बेरियम, रेडियम इन सभी धातु होते हैं। समूह तीन, संक्रमण तत्व जैसे इसको संक्रमण तत्व, समूह तीन के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसमें स्कैडियम, टाइटेनियम, लोहा, तांबा, जिंक होते हैं। समूह 13 को बोरोन परिवार कहा जाता है। इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नाइहोनियम होता है। समूह 14 कार्बन परिवार इसको कहा जाता है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फ्लोरोबियम होता है। समूह 15 इसको नाइट्रोजन परिवार या पिंक्टोजेंस कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोबियम होता है। समूह 16 इसको चाल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिबरमोरियम होता है। समूह 17 इसको हेलोजन समूह कहा जाता है। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन एक है, टेनोलिन सॉरी टेनेसिन है। नेक्स्ट है समूह 18 इसको उत्कृष्ट या फिर अक्रिय गैस कहा जाता है, जिसमें कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओगनेशॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए है आइसो ब्यूटिलीन, ऑप्शन बी है क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी है आइसोप्रीन, ऑप्शन डी है बेकेलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर को रासायनिक रूप से पॉली आइसोप्रीन भी कहा जाता है। क्लोरोप्रीन यह सिंथेटिक रबर जैसे नियोप्रीन का एक मोनोमर है। आइसो ब्यूटिलीन और बेकेलाइट ये अन्य प्रकार के बहुलक है जो प्राकृतिक रबर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑप्शन ए है 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2।
ऑप्शन बी है 3:2, 3p6, 3d5 और 4:1। ऑप्शन सी है 3:2, 3p6, 3d6 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3:2, 3p6 और 3d5 और 4:1। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और ऐसे ही आप वीडियो, अगर इससे पहले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं जो कि हर सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, तो इसका सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि बिहार एसआई 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। आप लोग जाएं और सारे प्लेलिस्ट को देखें। जो उसके बाद आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को बहुत क्वेश्चन मतलब बनेंगे इससे। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छे से कंटेंट लाए जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।